Hey everybody, welcome back to Learn to Compete. My name is हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने जा रहे हैं पंजाब के मास्टर कैडर का एग्जाम जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है, यानी कि 21 अगस्त 2022 को कंडक्ट हुआ है। इसका हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट आज करने जा रहे हैं। एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी आया था, पर हर एग्जाम से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ। कंजम्पशन जो है वो किसका फंक्शन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनकम। कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। वेयर विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस सिंगल कमोडिटी केस। देखिए, डबल कमोडिटी केस में हमने पढ़ा है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई। एक्स क्या है? एक्स कमोडिटी है, वाई हमारी दूसरी कमोडिटी है। ये किसके इक्वल होता है? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई के। तो यानी कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स के, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल होता है प्राइस ऑफ वाई के। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल कमोडिटी है तो मार्जिन यूटिलिटी किसके इक्वल हो जाएगा? प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लायर। देखिए, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, और अगर हमें सेविंग दी हो तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर दिया हुआ है हमें 1 अपॉन में 1 माइनस MPC, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन। देखिए, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो हमें उस कैपिटल पे लगाने पे कितनी यील्ड देने वाली है, कितना हमें वो कैपिटल कमा के देने वाली है, और दूसरा उस कैपिटल का प्राइस कितना है। तो बेसिकली मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किस पे डिपेंड करेगा? प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिक्सचर ऑफ डुअल इकोनॉमी। देखिए, डुअल इकोनॉमी में क्या क्या आता है? एक तो आता है हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा आता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। डुअल इकोनॉमी किसे कहते हैं? जहाँ पे हमारे पास एक एग्रीकल्चर भी हो, साथ साथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हो जो कि मॉडर्न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the consumption of economy is given as C is equal to 40 plus 0.80y, the value of margin propensity to save। देखिए, ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन में ये किस चीज़ की वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, और हमें पता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके इक्वल होता है? 1 माइनस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.80 इज इक्वल टू में 0.20। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। Which of the following is not included in closed economy। देखिए, क्लोज इकोनॉमी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, फर्म्स इंक्लूड होती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट इंक्लूड होती है, पर फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन। इफेक्टिव डिमांड किस पे डिपेंड करती है? देखिए, हमने केन्स के बारे में पढ़ा है, केन्स ने इफेक्टिव डिमांड की बात की थी। और इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं? जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो इफेक्टिव डिमांड किस पे डिपेंड करती है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पर, जिसकी बात किसने की थी? केन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनमें से कौन सी चीज नहीं आती? थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम हम पढ़ते हैं, हाँ जी पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, जी पढ़ते हैं। बिजनेस साइकिल भी पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। अब इस क्वेश्चन पेपर में हमारे पास 75 क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें कम टाइम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेक्स्चर-होलिन थ्योरी पर्टेन टू। हेक्स्चर-होलिन थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की थी। इन्होंने क्या कहा था कि जो कंट्री कैपिटल अबंडेंट है वो क्या करती हैं? कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करती हैं, और जो लेबर इंटेंसिव है वो लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करती हैं। तो हेक्स्चर-होलिन थ्योरी किससे रिलेटेड थी? इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थी। Which committee recommended replacement of MRTP Act 1969 with the Competition Act 2002? किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कंपटीशन एक्ट 2002 की? यानी कि उन्होंने कहा था कि हमें MRTP एक्ट 1969 को रिप्लेस करके कंपटीशन एक्ट 2002 लाना चाहिए। ये कमेटी थी राघवन कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, जो नीति आयोग है उसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इस टाइम नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। और जो वाइस चेयरपर्सन है इस टाइम वो कौन है? वाइस चेयरपर्सन है हमारे इस टाइम सुमन बेरी। ये हमारे इस टाइम वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट हैपन व्हेन। अ फेवरेबल इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम हो, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इक्वल हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के, या मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल हो, और दोनों चीजें किसके इक्वल हो? जीरो के इक्वल हो। देखिए, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट होती है जब हमें मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ग्रेटर देन हो रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है,
हम जब तक इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट से मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगी। जब मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होगी तब हम इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। तो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है? जहाँ पे मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1? एमपीसी क्या है? मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमें पता है मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हमें दिया हुआ है 1, तो जब एमपीसी 1 है तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 0, यानी कि आ जाएगा इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी जब हमारे पास मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? देखिए ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड थी फिश प्रोडक्शन से। लेदर एंड कोको से कौन सी रिवोल्यूशन रिलेटेड थी? ब्राउन रिवोल्यूशन। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ग्रीन रेवोल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन से व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्हाट डज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसे कहते हैं? हम देखिए डिस्पोजेबल इनकम जब भी आ जाए तो इसका मतलब है कि वहां पे हम टैक्सेस को घटा रहे हैं, और वो कौन से टैक्स होते हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे एक ही ऑप्शन था, वो है ये। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी हो जाएगी? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द फेमस वाटर डायमंड पैराडॉक्स? देखिए वाटर डायमंड पैराडॉक्स हमें दी थी एडम स्मिथ। इन्होंने इसमें क्या कहा था? इसमें इन्होंने कहा था कि कुछ चीजें जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं उनका प्राइस इकोनॉमी में कम होता है, लेकिन जो हमारे लिए जरूरी नहीं भी है उनका प्राइस इकोनॉमी में ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या होता है कि वो चीजें ज्यादा मात्रा में, अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल होती हैं। जैसे वाटर है, वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है इसलिए इसका प्राइस कम है। लेकिन जो हमारा डायमंड है वो कम मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है, चाहे ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल कमोडिटी ना भी हो। तो एडम स्मिथ ने दी थी हमें डायमंड वाटर पैराडॉक्स। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द आईएमएफ। इंडिया आईएमएफ का मेंबर कब बना था? देखिए इंडिया आईएमएफ का मेंबर बना था 27 दिसंबर 1945 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? इनमें से कौन सी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, जितनी इंडिफरेंस कर्व हम हायर पे जाएंगे उतना हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्केव इन शेप, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो होती हैं वो कॉन्वेक्स होती हैं शेप में, कॉन्केव नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये बात भी बिल्कुल सही है। इंडिफरेंस कर्व जो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता चलता है जैसे जैसे हम क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज करते चलते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व कनकेव नहीं होंगी। व्हाट इज मेन स्लोगन ऑफ सेज लॉ? सेज लॉ का मेन स्लोगन क्या था? सेज लॉ ने हमें क्या कहा था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी कि सेज जो थे वो हमारे क्लासिकल से रिलेटेड थे, और उन्होंने क्या कहा था कि सप्लाई आप क्रिएट करते चलिए, डिमांड की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि जब आप सप्लाई क्रिएट करेंगे तो लोगों के पास इनकम आएगी, और इनकम आने से लोग डिमांड करेंगे और लोग उस प्रोडक्ट को जो आपने मार्केट में बनाया है उसे खरीदेंगे। लेकिन ये चीज़ बाद में फेल हो गई थी, क्योंकि इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा हो गई थी और डिमांड उतनी हो नहीं रही थी। तब हमारे केन्स आए थे जिन्होंने इस मैटर को सोल्व किया था, और उन्होंने कहा था कि आपको डिमांड क्रिएट करना जरूरी है, डिमांड होगी इकोनॉमी में तो सप्लाई अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो सेज लॉ का मेन स्लोगन क्या था? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यूज द डैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन से सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को यूज करता है? वो है डबल एंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम डबल एंट्री सिस्टम को यूज करते हैं। एक साइड हम क्रेडिट करते हैं, एक साइड हम डेबिट करते हैं, दोनों साइड सेम अमाउंट हम यूज करते हैं, एक साइड पॉजिटिव साइन के साथ, एक साइड नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का यूज किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ? इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर है कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने का? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा रियल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखिए जब भी हम कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना चाहते हैं तो अगर हमें पर कैपिटा में पता है तो वो सबसे सही मेजर होता है। तो पर कैपिटा रियल इनकम जो होगा वो सही मेजर होगा इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ वन ऑफ दीज नॉट ए लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर? देखिए मल्टीप्लायर में वो कौन सी लीकेज होती है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए लीकेज वो होगी जो कंज्यूम नहीं होगी। जब भी हम सेव करने की कोशिश करते हैं तो मल्टीप्लायर में लीकेज होती है, क्योंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है k = 1 - MPC। जो ये MPC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मल्टीप्लायर के।
और सेविंग जो है यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा सेविंग बढ़ेगी उतना मल्टीप्लायर कम होगा। तो लीकेज कौन सी होती है मल्टीप्लायर में, जिसमें हम कंजम्पशन नहीं करते? तो आइडियल सेविंग लीकेज है, इंपोर्ट लीकेज है और परचेजिंग ऑफ शेयर लीकेज है। और कंजम्पशन जो है वो लीकेज नहीं है। तो जो हम कंज्यूम करेंगे वो लीकेज नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिसमें किसी कंट्री की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो जो उसने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ की है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आईएसएल मॉडल कंबाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ। देखिए आईएसएल मॉडल ने क्या किया था, हमारे आईएसएल मॉडल ने गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को कंबाइन कर दिया था। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को क्या कर दिया था? कंबाइन कर दिया था। तो आईएसएल मॉडल ने हमें क्या बताया था? इक्विलिब्रियम बताया था, जहाँ पे गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में होती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट जिसे कह रहे हैं हम, गुड्स मार्केट को कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ। किसी कमोडिटी की डिमांड जो है वो किसका फंक्शन होता है? प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कॉम्पिटिशन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इफ द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सीड द एस्टिमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो हमारा रेवेन्यू आने वाला है गवर्नमेंट के पास, वो उनके एक्सपेंडिचर से अगर एक्सीड कर जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट या अनबैलेंस बजट। देखिए जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा हो हमारे एक्सपेंडिचर से तो उसे हम कहते हैं सरप्लस बजट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वाज बेस्ड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस मॉडल पे बेस्ड था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बेस्ड था वो बेस्ड था हैरेड डोमर मॉडल पे। हैरेड डोमर मॉडल को मॉडिफाई करके हमने यूज़ किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने यूज़ किया था महालनोबिस मॉडल। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का आंसर हो जाएगा हैरेड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एज। देखिए वर्किंग एज में जो हम कंसिडर करते हैं वो हम करते हैं 15 to 64 ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इज फॉर। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व किसके लिए यूज होती है? देखिए जो डिमांड कर्व होती है हमारी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो नॉर्मल गुड के लिए हमारी डिमांड कर्व क्या होगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। इंफीरियर गुड के लिए भी हमारी डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। और नेसेसिटी के लिए भी हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। लेकिन जो गिफन गुड है उसके लिए हमारी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगी, क्योंकि गिफन गुड जो है वो लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ केयर इन ए कंट्री। अगर हमने देखना हो कि किसी भी कंट्री के अंदर हेल्थ केयर गुड कंडीशन में है तो कौन सा इंडिकेटर वो इस बारे में बताता है? इंसिडेंस ऑफ डिजीज, रेट ऑफ डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इनमें जो कंफ्यूजन होने वाले जो दो ऑप्शन थे वो थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और दूसरा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जबकि इसका आंसर हो जाएगा हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि जहाँ पे जिस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी यानी लोग ज़्यादा टाइम तक जी रहे हैं तो यानी कि वहाँ पे गुड हेल्थ केयर सिस्टम है। तो किसी भी इकोनॉमी में अगर पॉजिटिव इंडिकेटर हमने देखना है गुड हेल्थ केयर का तो वो क्या हो जाएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ दैट कंट्री। क्वेश्चन नंबर 32। डेमोग्राफिकली स्पीकिंग विच ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इन इंडिया। कौन से ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है इंडिया में? वो ईयर है हमारा 1921। क्योंकि हुआ क्या था, 1911 से 1921 तक हमारी इकॉनमी में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव में चल रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री में डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी डिजीज़ की वजह से, जबकि बर्थ रेट कम था। ओके लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारी डेथ रेट कम हो गई थी और बर्थ रेट बढ़नी शुरू हो गई थी। इसके बाद 1961 को हम कहते हैं ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो अगर आपको किसी और एग्जाम में ईयर ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पूछा जाए तो वो है ईयर ऑफ 1961, क्योंकि इस साल क्या हुआ था, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। और 2001 को जो हमने 1 बिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया था। 2001 के बाद हम 1 बिलियन क्रॉस कर चुके थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 बिलियन मार्क इंडिया ने कब क्रॉस किया था? वो था 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीसी। सीबीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? सीबीडीसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर
इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू में मार्जिन रेवेन्यू। ये बात बिल्कुल सही है कि मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन इसके साथ फुलफिल करनी पड़ती है। वो क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट कट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम अबव। ये गलत है, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू एंड मार्जिन कॉस्ट कट मार्जिन रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के इक्वल होना चाहिए, साथ में मार्जिन कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिन रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू में सेविंग अपॉन में इनकम। ये बात बिल्कुल सही है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, सेविंग अपॉन में इनकम। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू में 1 माइनस एमपीएस। मैंने आपको भी बताया मल्टीप्लायर में कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल होता है 1 माइनस एमपीएस के। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी एक 1 के इक्वल होता है। ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इन्होंने 1 के इक्वल दिया है। ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ हाइपोथेसिस दैट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड इज कॉल्ड। कोई भी हाइपोथेसिस जो सक्सेसफुली टेस्ट की गई हो उसे हम कहते हैं थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है पॉल सैमुअल्सन को। पहले अमेरिकन थे ये जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। अब क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न इकोनॉमिक्स पूछा गया है इसलिए हम लिखेंगे पॉल सैमुअल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट इफेक्टेड बाय। क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा इफेक्टेड नहीं होता। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, प्राइमरी डिपॉजिट एंड डिमांड ऑफ गुड्स। इन दो में कंफ्यूजन है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इसके लिए हम आंसर की का वेट करेंगे, तभी पता लगेगा कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज मेजर्ड। हमारे पास मेजर दिए हुए हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। इनकम मेथड दिया है, प्रोडक्ट मेथड दिया है, एक्सपेंडिचर मेथड दिया है और नॉमिनल मेथड दिया है। ओके, इनमें से कौन से मेथड में हम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट वैल्यू लेते हैं हम जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज में जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन से मेथड का हम यूज करते हैं जिसमें हम फाइनल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि हम यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होता एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका आंसर हो जाता प्रोडक्ट मेथड। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अजम्पशंस नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, सिंगल सेलर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। होमोजीनियस प्रोडक्ट इसमें होते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है, यानी कि यहाँ पे कोई भी एंट्री और एग्जिट के बैरियर्स नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा जे चेलिया कमेटी मेड रिकमेंडेशन रिगार्डिंग। आर जे चेलिया कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी किसके रिगार्डिंग दी थी। देखिए, ये रिकमेंडेशन दी गई थी टैक्स रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग। 1991 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। 1991 में कमेटी बनी थी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई थी और इन्होंने टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड रिकमेंडेशन दी थी। 42 क्वेश्चन है, इफ एवरेज रेवेन्यू इज 25 एंड मार्जिन रेवेन्यू इज 15 देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें निकालनी है। हमें पता है मार्जिन रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू इनटू में 1 माइनस 1 अपॉन में ई। मार्जिन रेवेन्यू है हमारे पास 15, एवरेज रेवेन्यू है 25, 1 माइनस 1 अपॉन में ई की वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू हमने निकालनी है। ये हो जाएगा 15 अपॉन में 25 इज इक्वल टू में 1 माइनस 1 अपॉन में ई। 1 अपॉन में ई इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 15 अपॉन में 25। ये हो जाएगा 1 अपॉन में ई इज इक्वल टू में 10 अपॉन में 25। ई हो जाएगा हमारा 2.5। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, एग्रीगेट की नहीं। एग्रीगेट तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेशनल इनकम के बारे में भी हम एग्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं और डेवलपमेंट के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ते हैं। इंडिविजुअल यूनिट के बारे में हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू। इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं, जैसे हमने मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व बनाई है, ये एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रही है, ये अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रही है, ये अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बता रही है। जितना हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे वो उतनी ज़्यादा हायर सेटिस्फेक्शन हमें बताएगी। तो ये जो
सारे इंडिफरेंस कर्व हैं ये हमें एक तरह से इंडिफरेंस मैप बताती हैं। तो इंडिफरेंस मैप रेफर टू मीडियम इंडिफरेंस कर्व, गलत। हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, गलत। लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व, गलत। अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व आती हैं, इन सबको मिला के हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट द लोवेस्ट इन इंडियाज जीडीपी। इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में। वो सेक्टर है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो इंडिया की जीडीपी में है वो ओनली 17% है। अब आप एक चीज देखिएगा जाके कि प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपने जाके चेक करना है और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है अगर आपको पहले से पता है तो, कि प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह सेकेंडरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बीच में भी डिफरेंस होता है, ये भी आप जाके जरूर चेक कीजिएगा क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगेटिव साइन विद द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिनोट्स। अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के साथ नेगेटिव साइन जो है वो हमें क्या बताता है। देखिए नेगेटिव साइन बताता है डायरेक्शन, यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो यानी कि इनवर्स रिलेशन बता रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, गलत। इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो जाएगा उसका सही आंसर। If quantity of X good falls when price of Y increase, the cross elasticity of demand between X and Y will be। हमें बताया गया है कि X की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो गई जब प्राइस ऑफ Y क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। देखिए प्राइस ऑफ Y इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ Y क्या हो गई होगी, डिक्रीज हो गई होगी। अब क्वांटिटी ऑफ Y भी डिक्रीज हुई है और साथ में हमें दिया है कि क्वांटिटी ऑफ X भी डिक्रीज हुई है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए, साथ के साथ अनदर कमोडिटी की क्वांटिटी भी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो गुड्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्स गुड के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किस मार्केट में पाया जाता है। देखिए हमें पता है प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने की पावर सिर्फ मोनोपोली के हाथ में होती है, क्योंकि मोनोपोली के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते। अब क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते तो उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इनकर डैश इन द लॉन्ग रन। कोई फर्म अगर परफेक्ट कंपटीशन में है तो वो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट लेगी, अबनॉर्मल लॉसेज लेगी, अबनॉर्मल प्रॉफिट लेगी या मिनिमम लॉसेज लेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद इसके ऊपर हमने बात की हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन में दी होगी, आप देख लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इज, ग्रोस और नेट के बीच में हमने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अगर हमें जीडीपी और जीएनपी दिया होता तब क्या होता, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में डिफरेंस होता, तब हम किसे कंसिडर करते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को, क्योंकि हम डोमेस्टिक और नेशनल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ग्रोस और नेट की बात कर रहे हैं, नेशनल प्रोडक्ट तो सेम है, ग्रोस और नेट को देखना है। और जब हम ग्रोस से नेट पे जाते हैं तब हम किसे माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो जीएनपी और एनएनपी के बीच के डिफरेंस किसे कहेंगे, डेप्रिसिएशन को कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द मोस्ट रैशनल स्टेज इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने पढ़ा हो तो उसमें 3 स्टेज होती हैं और सबसे बेटर स्टेज जो मानी जाती है वो सेकंड स्टेज मानी जाती है। ठीक है, सेकंड स्टेज में ही हमारा प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता है और थर्ड स्टेज में उसका प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा होता है। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें ही वो अपनी प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। If the percentage increase in the quantity demanded of a commodity is less than the percentage fall in its price, then the elasticity of demand is। अगर percentage increase in quantity demanded वो लेस है परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, यानी कि आपकी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन जितनी मात्रा में प्राइस डिक्रीज हुआ उतनी मात्रा में क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन का मतलब हुआ कि जो डिमांड है वो प्राइस इन इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
53 क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल वाज एम्प्लॉयड फॉर विच इंडियन 5 ईयर प्लान। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, हारेड-डोमर मॉडल की बात की थी हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने बात की थी महालनोबिस मॉडल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कैन बी रिमूव बाय। अगर हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आया हुआ है, यानी हमारे इंपोर्ट ज़्यादा बढ़े हुए हैं, एक्सपोर्ट हमारे कम है, हमने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। अब एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, मोर इंपोर्ट करेंगे, ये तो गलत है। एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं तो हमें इंपोर्ट भी बढ़ाने पड़ेंगे अपने, तो ये भी गलत है। मोर फॉरेन लोन, हम और ज़्यादा फॉरेन लोन लेंगे, ये भी गलत है। तो इसका क्या मतलब हो गया, हम एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और वो अगर इंपोर्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, विच इकोनॉमिक्स फोकस ऑन व्हाट शुड बी। इनमें से कौन सी इकोनॉमी बात करती है कि क्या होना चाहिए। ये आपने पढ़ा होगा कि दो टाइप की इकोनॉमिक्स होती है, एक नॉर्मेटिव, एक अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमें बताती है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताती है कि क्या होना चाहिए। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी हमें क्या बताती है, व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछा जाता है आपसे कि व्हाट ऑट टू बी कौन सी इकोनॉमी बात करती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमी फोकस करती है इस बात पे कि क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन देख लेते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस मीन रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन। सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि हमारी डिपेंडेंस किस पे घट जानी चाहिए, फॉरेन एड पे। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम फॉरेन एड पे अपनी डिपेंडेंस घटा दें। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में स्टैब्लिश किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था 1935 में कोलकाता में। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच इज नॉट ए गुड क्वालिटी ऑफ मनी मटेरियल। किसी भी मनी के मटेरियल के लिए इनमें से कौन सी क्वालिटी गुड नहीं है। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होगी तभी कोई मनी जो है ज़्यादा टाइम तक चलेगी। पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि लोग मनी को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकें। तो ऑफ कोर्स ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आप मनी को कैरी ही नहीं कर सके तो वो गुड क्वालिटी मनी तो होगी नहीं। तो वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, लंबे समय तक चलनी चाहिए, आप उसे इजीली कैरी कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक। एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पंजाब में वो मनी एक्सेप्टेड है लेकिन हरियाणा में जाके वो मनी एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी हर जगह। इंस्टेबिलिटी उसका फंक्शन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मनी जो है इनस्टेबल होनी चाहिए। हमारे पास स्टेबल मनी होनी चाहिए, यहाँ पे जितनी वैल्यू है उसकी पंजाब में वही उतनी ही वैल्यू हरियाणा में होनी चाहिए, या फिर दिल्ली में होनी चाहिए, या फिर यूपी में होनी चाहिए। जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं उसकी वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए। तो ये इसका फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। प्लानिंग कमीशन कब स्टार्टअप किया गया था, 1950 में, यानी कि प्लानिंग जब हमारी स्टार्ट हुई थी उससे पहले हमने प्लानिंग कमीशन सेटअप कर लिया था। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप में क्यों होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होती हैं क्योंकि जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में आगे आगे मूव करते हैं हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज होता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इनमें से कौन सा फीचर्स नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये बात बिल्कुल सही है, क्लासिकल परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करते थे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, ये गलत है, स्टेट इंटरफेरेंस की बात क्लासिकल ने कभी नहीं की। क्लासिकल क्या कहते थे कि स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो लेजर फेयर में बिलीव करते थे। स्टेट इंटरफेरेंस की बात किसने की थी, केन्स ने की थी। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात भी क्लासिकल करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी और प्राइसेस की बात भी क्लासिकल करते थे। फ्लेक्सिबिलिटी और प्राइसेस की बात इन्होंने की थी और रिजिडिटी की बात किसने की थी, केन्स ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस की बात क्लासिकल्स ने नहीं की थी। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बात बिल्कुल सही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व ऐसे होती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी सही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। मार्जिनल कॉस्ट इज एडिशन टू द टोटल कॉस्ट, ये बात भी सही है। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं हम, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि
क्वांटिटी के बढ़ने से कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट, ये गलत है। एवरेज कॉस्ट जो है वो हमेशा मार्जिन कॉस्ट के इक्वल नहीं होता। तो 60T का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपो रेट? रेपो रेट क्या होती है? जिसमें हमारे बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो आरबीआई से जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जाता है बैंक के द्वारा उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म। ये पहला इसका आंसर सही हो जाएगा। वो रेट जिसपे बैंक बोरो करता है आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए। रेट एट विच बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म, ये गलत हो जाएगा। रेट एट विच बैंक डिपॉजिट एक्सेस फंड विद आरबीआई, ये गलत हो जाएगा। रेट एट विच बैंक लैंड फंड टू द पब्लिक, ये भी गलत हो जाएगा। वो तो इंटरेस्ट रेट होता है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात किसमें की है हमने? डिफरेंस कर्व में की है। तो किससे रिलेटेड था? पिक से रिलेटेड था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। Who said economics is a science of wealth? देखिए वेल्थ डेफिनेशन जो है हमारी इकोनॉमिक्स की वो एडम स्मिथ ने दी थी। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी, ये आप याद रखिएगा। Which one of these economists gave the concept of Hindu growth rate? हिंदू ग्रोथ रेट का कंसेप्ट किस इकोनॉमिस्ट ने दिया था? ये दिया था राज कृष्णा जी ने। जब हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम चल रही थी उसे हिंदू ग्रोथ रेट ऑफ का नाम दिया गया था। ये हिंदू ग्रोथ रेट का रिलीजन हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। ये बात की गई थी जो हिंदुस्तान के आसपास के एरिया थे वो बहुत कम मात्रा में ग्रो कर रहे थे, इसलिए उसे हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया गया था और ये नाम दिया था राज कृष्णा जी ने। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? अब यहाँ पे दो कंफ्यूजन आ सकती है। एक तो रोड्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, रेलवेज भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। मोबाइल नेटवर्क, अगर यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन फैक्ट्रीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। जहाँ तक हम मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो फैक्ट्रीज हो जाएगा। तो विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब एग्जैक्टली क्या है वो हमें आंसर की बता सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फीचर एग्जिस्ट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इनमें से कौन सा फीचर एग्जिस्ट करता है? प्राइज मेकर, ये गलत है। हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो होती हैं वो प्राइज टेकर होती हैं। प्राइज मेकर कौन होती है? मोनोपोली फर्म होती हैं। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट, ये भी गलत है। हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। बैरियर्स टू एंट्री, ये गलत है। बैरियर्स टू एंट्री नहीं होते, नो बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट होता है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के केस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है वर्ल्ड बैंक। इंडिया की रैंकिंग जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2022 के अकॉर्डिंग 63 है। 2014 में हमारी रैंकिंग कितनी थी? 140 प्लस थी। ओके, तो अब हमने यहाँ पे बहुत बड़ा जंप किया है, यहाँ पे 63 आ गया है अब हमारी रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बीच में इनमें से कौन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? व्हेन ए गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कैन कलेक्ट एज रेवेन्यू इट इनकर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमारी गवर्नमेंट जो है जितना पैसा कलेक्ट करे उससे ज़्यादा खर्चा कर दे तो क्या हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे? गलत। जब हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर दे जितना उससे कलेक्ट किया है उससे, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं? नहीं। व्हेन ए गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कैन कलेक्ट एज रेवेन्यू इट इज़ कॉल्ड बजट डेफिसिट। ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर देती है जितना उन्होंने कलेक्ट किया है उससे, तो उसे हम बजट डेफिसिट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्हेन ए गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन इट कैन कलेक्ट एज रेवेन्यू इट इनकर बजट सरप्लस। नहीं, जब हमारी गवर्नमेंट रेवेन्यू ज़्यादा कमाए और एक्सपेंडिचर कम करे तब उसे कहेंगे हम बजट सरप्लस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है स्पेंड ज़्यादा करने की, तो उसे हम बजट डेफिसिट कहेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट किसे कहा जाता है? पेमेंट मेड टू वर्कर वाइल ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। किसी वर्कर को अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके बदले में जो आप पेमेंट दे रहे हैं उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे। ये गलत स्टेटमेंट है।
पेमेंट मेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए जब भी किसी को पेमेंट दी जाती है लेकिन उसके बदले में कोई भी ना आप उससे सर्विसेज ले रहे हैं ना आप कोई उससे गुड्स खरीद रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी कोई पेमेंट किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के बिना की जाती है तो उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं? टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन होता है, एक्स्ट्रा कमोडिटी बेचने से, कोई एक एक्स्ट्रा कमोडिटी के सेल होने से टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन होगा उसे हम मार्जिन रेवेन्यू कहते हैं। तो टोटल रेवेन्यू अपन में क्वांटिटी होता है, मार्जिन रेवेन्यू नहीं, ये एवरेज रेवेन्यू होता है। टोटल रेवेन्यू माइनस एवरेज रेवेन्यू होता है, ये गलत है। एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी मल्टीप्लाई विद टोटल रेवेन्यू, ये भी गलत हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू फॉर एन नंबर ऑफ कमोडिटी माइनस टोटल रेवेन्यू फॉर n माइनस 1 नंबर ऑफ कमोडिटी, ये बिल्कुल सही है, ये मार्जिन रेवेन्यू होता है। अगर हमने n कमोडिटी टोटल सेल करी है तो उसमें मान लीजिए हमें 50 रुपये बने, लेकिन जब हमने n माइनस 1 सेल करी थी तब हमें 45 रुपीज़ बने थे। जो एक्स्ट्रा सेल करने से हमारे पास रेवेन्यू आया है उसे हम मार्जिन रेवेन्यू कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री इज। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है किसी कंट्री का वो क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नहीं ये तो हम जीएनपी की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन, अगर जीडीपी में से हम डेप्रिशिएशन घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? एनडीपी आ जाता है, लेकिन हमें एनएनपी चाहिए। ओके, जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे पास क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन अलाउंस, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे तब हमारे पास नेट आ जाता है। तो नेशनल प्रोडक्ट तो सेम है, ओके, लेकिन हमें ग्रोथ से नेट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज सेक्युलर पीरियड। देखिए सेक्युलर पीरियड वो पीरियड होता है जो 5 से 25 साल तक चलता है। तो 5 to 25 ईयर तक जो पीरियड चलता है उसे हम सेक्युलर पीरियड कहते हैं, यानी कि वेरी लॉन्ग पीरियड होता है। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। Who gave the concept of purchasing power parity? Purchasing power parity का कंसेप्ट जो है वो गुस्टव कासल द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे 75 क्वेश्चन जो हमारे पंजाब के मास्टर कैडेट में पूछे गए थे। इनमें से 2 क्वेश्चन जो हैं जो मैंने आपको बताए जिसमें कन्फ्यूजन है, आप उसे सर्च कर सकते हैं गूगल वगैरह पे। बाकी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं वो 100% करेक्ट हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।